नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इतिहास की। तो इतिहास को हम निम्नलिखित तीन भागों में बांटते हैं। इतिहास को निम्नलिखित तीन भागों में बांटते हैं। इतिहास जो है इसका पहला पार्ट होता है प्राचीन भारतीय इतिहास, प्राचीन। दूसरा हिस्सा इसका होता है मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास। और तीसरा हिस्सा होता है आधुनिक भारतीय इतिहास, आधुनिक भारतीय इतिहास। इसे कहते हैं दोस्तों एशियन हिस्ट्री, ये होती है मेडिवल हिस्ट्री और ये होती है मॉडर्न हिस्ट्री। जो एशियन हिस्ट्री के अंतर्गत जो पहला चैप्टर पढ़ाया जाता है आपको, उस चैप्टर का नाम होता है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को हम तीन नामों से जानते हैं, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंध सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। सीधे क्वेश्चन विगत कई वर्षों में पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले जो खोजा गया प्लेस था वो हड़प्पा था। हड़प्पा की खोज 1921 में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले से रावी नदी के किनारे की। इसलिए इस सभ्यता को हम क्या कहते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। किसी भी चैप्टर को बहुत ही अच्छे से स्टडी करने के लिए उसके चार पहलू होते हैं, जैसे कि हमारे जीवन के भी चार पहलू होते हैं। नंबर एक होता है सामाजिक व्यवस्था, हमारा समाज क्या है। इसके अंतर्गत हम अपना लिविंग स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, रहने के तरीके, हमारे खाने के तरीके, कुल मिला के हमारे जीने के तरीके क्या है। दूसरा होता है हमारी राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था। तीसरा होता है हमारा आर्थिक व्यवस्था, क्योंकि बिना अर्थ के, बिना इकोनॉमी के कुछ भी संभव नहीं है। और चौथा इसका अध्याय होता है आपका धार्मिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था। अगर किसी भी अध्याय को कंप्लीट ढंग से, संपूर्ण ढंग से उसका अध्ययन करना है तो उसके हमको चार पहलुओं का अध्ययन करना अति आवश्यक होगा। क्योंकि चार पहलू अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, बाहर मिस नहीं होगा आपका। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम बोलते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो इसके अंतर्गत आप क्वेश्चन जैसे यहाँ से पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सर्वाधिक पूजा किसकी करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो सर्वाधिक पूजा करते थे, जैसा कि आपको पता होगा कि मातृ देवी की करते थे और मातृ देवी के बाद ही पशुपतिनाथ शिव की पूजा करते थे। सीधे क्वेश्चन पूछता है पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति कहाँ से पाई गई। तो पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति मोहनजोदड़ो से पाई गई और ये योग मुद्रा के रूप में ली गई। इसी प्रकार से आर्थिक व्यवस्था से क्वेश्चन पूछता है कि आर्थिक व्यवस्था सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों की मुख्य जो मुद्रा थी वो किस धातु की बनी थी, किसकी बनी थी। तो आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा जो थी वो मिट्टी की बनी होती थी, जिसका नाम सलघड़ी एस्टेटाइट होता था। उसी प्रकार से इनकी राजनीतिक व्यवस्था में इतनी डेवलप सभ्यता थी, बढ़िया नालियां, बढ़िया सड़कें, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, तो सब कुछ इतना अच्छा होने के बावजूद ये तो निश्चित था कि इस पर कोई न कोई प्रशासनिक वर्ग जरूर रहा होगा, किसी न किसी ने तो इस पर शासन किया होगा। इसके बाद बात करते हैं सामाजिक व्यवस्था की। तो सामाजिक व्यवस्था में इनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा था, इनके रहने के तरीके कैसे थे, इनके खाने के तरीके कैसे थे, इन सभी चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है। इसी तरीके से भारतीय इतिहास का जो दूसरा चैप्टर होता है उस चैप्टर का नाम है वैदिक काल। वैदिक काल, वैदिक काल को हम दो भागों में बांटते हैं। नंबर एक होता है ऋग्वैदिक काल और नंबर दो होता है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल यह वो काल होता है जिसमें ऋग्वेद की रचना की गई, जिसमें ऋग्वेद का निर्माण किया गया, वो कहलाया आपका ऋग्वैदिक काल। ऋग्वेद को छोड़कर बाकी तीनों वेदों, पुराणों, उपनिषदों, वेदांगों, वेदांतों, महाकाव्यों की रचना जिस काल में की गई उसे कहते हैं हम उत्तर वैदिक काल। दोस्तों समझ में आया। तो सबसे पहले बात करेंगे इस वैदिक काल के संपूर्ण धार्मिक ग्रंथों की। सबसे पहले इसमें बात करते हैं धार्मिक ग्रंथों की। इनके हम धार्मिक ग्रंथों को बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं। जैसे धार्मिक ग्रंथों में बात करेंगे कौन कौन से, वेद है, पुराण है, उपनिषद होते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, महाकाव्य हैं, इनका हम अध्ययन करते हैं। जैसा कि आपको पता है वेद, वेद शब्द का अर्थ क्या होता है, सीधे क्वेश्चन करता है। वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान।
और वेदों की संख्या कितनी होती है? 4। चारों वेदों को क्रम से लगाइए। सबसे पहले ऋग्वेद, ऋग्वेद के बाद क्या आता है? यजुर्वेद, फिर सामवेद और फिर अथर्ववेद की हम बात करते हैं, ठीक है ना। कौन सा ग्रंथ इसमें गद्य पद्य दोनों में लिखा गया है? कौन सा वेद? तो आपका यजुर्वेद होता है। कौन सा वेद पूरा पद्य में लिखा गया है? तो आपका सामवेद होता है। कौन सा वेद पूरा गद्य में लिखा गया है? तो आपका कौन सा होता है? अथर्ववेद होता है। इसी तरीके से पुराणों की संख्या कितनी होती है? 18 पुराण। देखिए बेसिक क्वेश्चन की अगर बात करें तो 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं कि पुराणों की संख्या कितनी है और सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा। तो पुराणों की संख्या कितनी? 18 पुराण है और सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा होता है? मत्स्य पुराण। बाकी वैसे वायु पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण आदि पुराणों की संख्या है। उपनिषदों की बात करें तो उपनिषदों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 108 होती है। और उपनिषद शब्द का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर अध्ययन करना। उपनिषद एक फारसी भाषा का शब्द होता है। इसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर अध्ययन करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? तो सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? मुंडकोपनिषद से लिया गया। जैसे जाबालोपनिषद की बात करें, जाबालोपनिषद से क्या लिया गया? पहली बार मानव जीवन के चारों आश्रमों के बारे में जो चर्चा की गई है वो कहां से की गई है? जाबालोपनिषद से की, जाबालोपनिषद में की गई है। मानव जीवन के 4 आश्रम होते हैं, वानप्रस्थ, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, संन्यास आश्रम। ये जो है मानव जीवन के 4 आश्रम कहां से किए गए? जाबू। जैसे आपका एक होता है छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद की पहली बार चर्चा कहां की गई है? छांदोग्य उपनिषद में पहली बार चर्चा में क्या किया गया है? तो इसमें कृष्ण का वर्णन पहली बार किया गया है छांदोग्य उपनिषद में। इसी तरीके से आपके ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद के 2 होते हैं, ऐतरेय और कौशिकी। सामवेद का 1 होता है, पंचवीं। यजुर्वेद का 2 होते हैं, शतपथ और तैत्तरेय। इसी प्रकार से अथर्ववेद का 1 होता है, गोपद। ठीक है दोस्तों, आपके महाकाव्यों की संख्या कितनी होती है? 2। एक रामायण, एक महाभारत। रामायण का प्राचीनतम नाम क्या था? चतुर्विंशति। क्योंकि रामायण में प्रारंभिक में कुल श्लोकों की संख्या कितनी थी दोस्तों? तो 24,000 श्लोक थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? चतुर्विंशति। महाभारत का प्राचीनतम नाम क्या था? जय संहिता। सीधे क्वेश्चन पूछा था, रामायण का कई भाषाओं में रूपांतरण किया गया है। जैसे रामायण को बंगला में किसने लिखा? रामायण को तमिल में किसने लिखा? रामायण को उर्दू में किसने लिखा? सारे के सारे बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इनको हम जब चैप्टर वाइज बात करेंगे, जब चर्चा करेंगे तो उसमें पूरा का पूरा आपको कंप्लीटली इसका अध्ययन करवाएंगे। फिलहाल यहाँ पे हम बात करेंगे इसी प्रकार से वैदिक काल में पहले तो हम धार्मिक ग्रंथों को अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम वैदिक काल को पढ़ने के लिए फिर वही 4 पहलू आ जाते हैं आपके: सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था। वैदिक काल का समाज कैसा था, इस समय महिलाओं की स्थिति कैसी थी, सती प्रथा की क्या व्यवस्था थी, दास प्रथा की क्या व्यवस्था थी, दहेज प्रथा था कि नहीं था, बाल विवाह प्रथा थी कि नहीं थी, इन सभी के बारे में अध्ययन करते हैं सामाजिक व्यवस्था में। राजनीतिक व्यवस्था में क्या यहाँ पर एक राजा होता था या राष्ट्रपति होता था? ये पब्लिक स्वयं अपना शासन संभालती थी, तो इस बारे में अध्ययन करते हैं। इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा मेन मुद्रा। मुद्रा किसकी बनी होती थी? तो वैदिक काल की मुद्रा दोस्तों चांदी की बनी होती थी, जिसे निष्क कहा जाता था। इसी प्रकार से धार्मिक व्यवस्था में आएंगे तो धार्मिक व्यवस्था में सबसे ज्यादा पूजा ये लोग किसकी करते थे? तो ये लोग प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे, प्रकृति की पुजारी थे। और प्रकृति में सबसे ज्यादा पूजा किसकी करते थे? इंद्र की पूजा करते थे, क्योंकि ये लोग कहते थे कृषि प्रधान थे। और कृषि प्रधान होने के कारण दोस्तों जो है कृषि के लिए मेन जल चाहिए, और जल के देवता, वर्षा के देवता कौन थे? इंद्र थे, ठीक है। तो ये दो चैप्टर आपके होते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु सभ्यता से कहते हैं, दूसरा आपका होता है वैदिक काल। इसी प्रकार से प्राचीन भारतीय इतिहास का जो तीसरा अध्याय होता है उसको हम कहते हैं, यहाँ पर हम पढ़ते हैं धर्म। और धर्म में हम मुख्यतः पढ़ेंगे कौन कौन से धर्म? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म, शाक्त धर्म। इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। बौद्ध धर्म आपने देखा, सुना होगा, जैन धर्म सुना होगा आपने। जैन धर्म पूरे भारत में ही नहीं फैल पाया, वही बौद्ध धर्म इंटरनेशनल लेवल पर विश्व विख्यात हो गया। जावा, सुमात्रा, कंबोडिया, चाइना, श्रीलंका आदि देशों में बौद्ध धर्म फैल गया। उसका कारण क्या था? क्योंकि बौद्ध धर्म जो था वो जैन धर्म की अपेक्षा मध्यम मार्गी था, जबकि जैन धर्म क्या था? ये कठोरवादी था, इसलिए इसको आम जनता ने इसको स्वीकार नहीं किया और ये पूरे भारत में भी नहीं फैल पाया। वही बौद्ध धर्म इंटरनेशनल लेवल पर फैल गया। तो ये सभी चीजों की हम इसमें चर्चा करेंगे। रेडी। तो बौद्ध धर्म से जैसा कि आपने जानते होंगे, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध
का जीवन परिचय की बात करें तो अब यहाँ से बेसिक क्वेश्चन नहीं बनते हैं दोस्तों, क्योंकि अब जो क्वेश्चन बनते हैं वो फिलॉसफी और बौद्धिज्म से बनते हैं, बौद्ध दर्शन से बनते हैं। लेकिन फिर भी बेसिक स्तर पर हमको पढ़ना पड़ेगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक वन में हुआ। इनके पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया था। इनके जन्म के समय एक प्रसिद्ध ऋषि थे कौंडिन्य ऋषि, उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर चक्रवर्ती सम्राट बनेगा अथवा एक योगी बनेगा। ये सुनकर राजा शुद्धोधन अत्यंत परेशान हुए और उन्होंने सिद्धार्थ के लिए, कि बचपन का नाम था सिद्धार्थ, सभी सुख सुविधाओं की व्यवस्था की। लेकिन इस तरीके से धीरे धीरे सिद्धार्थ योग की तरफ बढ़े। तो इसको जब हम आपका एक चैप्टर पढ़ाएंगे पर्टिकुलर, तो उसमें हम लोग चर्चा करेंगे बौद्ध धर्म की। इसी तरीके से जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, जैन धर्म के संस्थापक की बात करेंगे। हाँ तो दोस्तों, इसी प्रकार से हम जैन धर्म को अध्ययन करेंगे, जैन धर्म का, वैष्णव धर्म, शैव धर्म, शाक्त धर्म को। धर्म के बाद फिर यहाँ पर जो चौथा होता है, चौथा अध्याय में बात करेंगे, तो यहाँ होता है 16 महाजनपदों का उदय। 16 महाजनपद, जैसे इस समय भारत बटा हुआ है 29 राज्यों में, उसी प्रकार से उस समय भारत बटा हुआ था 16 महाजनपदों में। और ये 16 महाजनपद है काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्र, मल्ल, चेदी, चूक्ति, कुरु, पांचाल। इसमें सबसे बड़ा महाजनपद जो था मगध था, और मगध में भारत का पहला वंश उदय होता है जिसका नाम था हर्यक वंश। हर्यक वंश, फिर एक छोटा सा वंश होगा शिशुनाग वंश, और शिशुनाग वंश के बाद एक छोटा सा वंश होगा नंद वंश। नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। घनानंद ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन करवाया, जिसमें अपना मुख्य अतिथि बनाया किसको, चाणक्य को, विष्णुगुप्त जिनका दूसरा नाम था। इन्हीं को हम कौटिल्य के नाम से जानते हैं। लेकिन उचित सम्मान न मिलने के कारण चाणक्य को क्रोध आ गया, और क्रोधावेश में आकर चाणक्य ने भरे दरबार में कसम धरा ली कि मैं इस घनानंद के साथ साथ संपूर्ण नंद वंश को समाप्त कर दूंगा। चाणक्य ये कसम खाकर बाहर निकले। बाहर इनको राजकिरण खेल खेलता हुआ एक चरवाहा बालक मिला, और उस बालक को इन्होंने 1000 कशापड़ में खरीदा और अपने साथ लेकर गए कहाँ, तक्षशिला। और वहां जाकर इन्होंने उस बालक को सभी प्रकार की ट्रेनिंग, अस्त्र शस्त्र शास्त्रों से दीक्षित किया, और यही बालक बड़ा होकर बना कौन, यह चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से विख्यात हुआ। और यहाँ पर हम बात करेंगे, अगला अध्याय होगा जाके आपका 6वां अध्याय होगा जाके मौर्य डायनेस्टी, मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की, इसमें बात करेंगे बिंदुसार की, इसी में बात करेंगे सम्राट अशोक और उसके अभिलेखों की, साथ में कलिंग युद्ध का वर्णन करेंगे। मौर्य के बाद फिर जो 7वां अध्याय यहाँ पर आता है, इसमें बात करेंगे मौर्योत्तर की। तो मौर्योत्तर में मौर्य के पश्चात भारत कई टुकड़ों में बढ़ गया, और यहाँ पर कुल मिला के 7 वंशों को पढ़ते हैं, हिंद, यवन, शक, पहलव, कुषाण, सातवाहन, इनका अध्ययन करते हैं। किसमें, मौर्योत्तर में। इसी प्रकार से मौर्योत्तर बाद एक बार फिर से भारत में केंद्रीकृत शासन आया, और इसमें पढ़ेंगे हम गुप्त साम्राज्य, डायनेस्टी ऑफ गुप्ताज। और गुप्त में इसमें चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त जिसे भारत का नेपोलियन कहते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य को हम बात करेंगे। यहाँ पर इन्हीं के दरबार में महान कवि कालिदास रहा करते थे। इसके बाद बात करेंगे कुमारगुप्त महेंद्रादित्य की, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई। और स्कंदगुप्त जिसके समय भारत में सबसे ज्यादा हुलों के आक्रमण हुए। जिस प्रकार से मौर्य के बाद मौर्योत्तर वंश होता है, उसी प्रकार से गुप्त वंश के बाद फिर से एक बार भारत में विकेंद्रीकरण शासन की स्थापना होती है। और यहाँ पर अगला अध्याय होता है गुप्तोत्तर का सबसे मेन हीरो होगा जाके कौन, राजा हर्षवर्धन। राजा हर्षवर्धन अपनी राजधानी कहाँ लेकर आएगा दोस्तों, कन्नौज लेकर आएगा। और यहाँ पर राजा हर्षवर्धन के पश्चात कन्नौज के लिए त्रिकोणीय संघर्ष होता है, वो 3 चरणों में होगा। इसमें पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों ने हिस्सा लिया। प्रतिहारों की अंत में विजय हुई। तो इसके साथ गुप्तोत्तर के साथ ही हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास का टॉपिक खत्म होता है। अगर हम प्राचीन भारतीय इतिहास के सिलेबस की बात करें, तो बेसिक तौर पर सबसे पहले इंडस वैली की बात होती है, वैदिक काल की बात होती है, धर्म की बात होती है, बौद्ध, जैन, वैष्णव, शैव और शाक्त धर्म की, 16 महाजनपद, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर और गुप्तोत्तर की बात करेंगे दोस्तों। इसके बाद हम जो मध्यकालीन इतिहास के बारे में बात करेंगे, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और हमारे इसी प्रकार से वीडियो की लगातार सीरीज आपको हर टॉपिक वाइज मिलती रहेगी। और हमारे वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें। धन्यवाद।